Hello everyone. The topic for today is delays, disabilities, disorders and diseases. So you must have heard about different conditions in children and adults. काफ़ी सारे लोग आपके आसपास कई बार आपको ऐसे मिल जाते हैं. अगर आप स्पेसिफिकली ऐसी जगह पे विज़िट करते हैं जहाँ पर पेशेंट्स आते हैं तो आप लोगों को काफ़ी एक्सपोजर होता है उस चीज़ का. आप देख पाते हैं कि कुछ अनयूजुअल चल रहा है किसी व्यक्ति के साथ. लाइफ में ये अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं. यू ओनली गेट टू नो थ्रू इधर बुक्स जो आप अपनी कोर्स बुक्स पढ़ते हैं, या आप कुछ ऐसी नॉवेल्स पढ़ते हैं उसमें आप कुछ समझ पाते हैं, या फिर मूवीज़ के थ्रू कुछ इस तरह से, या कोई रिश्तेदारी में बताता है कि ऐसे ऐसे है. किसी के घर में कुछ ऐसे कंडीशंस वाले लोग होते हैं जो थोड़ा अनयूजुअल होते हैं, जिनके लिए आपको लगता है कि उनको इलाज की ज़रूरत है. अब इलाज कैसा? अगर हम इफ़ यू टॉक अबाउट एनी फिजिकल एलिमेंट तो उसके लिए एक सीधा रास्ता होता है. गो टू द डॉक्टर, मीट द डॉक्टर एंड द डॉक्टर विल सजेस्ट कि करना क्या है, कौन सा टेस्ट होना है, इसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बेस पे सर्जरी होनी है या दवाइयाँ देनी हैं या कुछ भी इस तरीके का. बट व्हेन इट कम्स टू द साइकोलॉजिकल कंडीशन थिंग्स बिकम मोर वेग. अब उसमें पता करना बड़ा मुश्किल होता है पहले तो कि ये प्रॉब्लम क्या है ना. एक जैसे सिम्टम्स कई सारी चीज़ों में दिख रहे होते हैं. फिजिकल में भी ऐसे ही होता है, कोई फिजिकल एलिमेंट हो तो, लेकिन साइकोलॉजिकल में ये और मिक्सअप हो जाती हैं चीज़ें. एंड इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और इमीडिएटली कैच नहीं होती हैं. एकदम से कोई बदलाव नहीं दिखता है. जैसे फिजिकली बुखार आ रहा हो तो एकदम पता लग जाएगा, एंड यू कैन मेजर द टेम्परेचर और आपको पता लग जाएगा. लेकिन किसी में डिप्रेशन आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, वो बहुत समय बाद पता लगेगा कि कुछ चीज़ें अलग हो रही हैं लाइफ में, है ना. बहुत धीरे धीरे भी ग्रो करती हैं कुछ चीज़ें. तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड आई विल ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन टर्म्स. उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी कि डिलेज और डिसेबिलिटीज़, डिसऑर्डर्स एंड डिसीजेस एक दूसरे से फ़र्क किस तरह है. वी वोंट बी एबल टू डू मैनी कंडीशंस, डिलेज बहुत सारे या डिसेबिलिटीज़ बहुत, बट जो मेनली हैं वो मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं बता सकूँ, सो दैट यू हैव एटलीस्ट अ जनरल आइडिया कि ये सब कंडीशंस होती हैं और इसमें आगे किस तरह से बढ़ा जाना चाहिए. तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी कि यू शुड नोट द नेम ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल 2 बुक्स. ICD-10 क्लासिफिकेशंस पे हैं ये दोनों बुक्स, एंड DSM-5. दीज बोथ आर लेटेस्ट वर्जन. ICD-11 भी आने वाला है, अभी आया नहीं है, बट DSM-5 अभी रिसेंट लॉन्च हुआ है. 4 तक काफ़ी टाइम तक कंसल्ट करते रहे हैं हम लोग इन बुक्स को, लेकिन अभी 5 आ गया है जिसमें थोड़े चेंजेस होते हैं हर बार हर एडिशन में. तो ये 2 बुक्स अगर आपके पास हैं तो ये बेस है. और बोथ द बुक्स आर मैनुअल जो कि पूरा क्लासिफिकेशन बताते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स का, और इसमें सिम्टम्स के साथ साथ और बहुत कुछ बताया जाता है. सो इफ़ यू आर यूज्ड टू यूजिंग दीज बुक्स यू गेट मैक्सिमम हेल्प. जितनी भी चेकलिस्ट टूल्स वगैरह बनते हैं वो इन बुक्स में दिए गए सिम्टम्स के हिसाब से भी बनते हैं. तो दीज आर लाइक द बेस. अगर आपके पास ये दोनों बुक्स हैं तो यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट नोइंग अबाउट कंडीशंस. आप उसी में से पढ़कर भी जज कर सकते हैं. कभी कभी जिन चीज़ों के लिए टूल्स अवेलेबल नहीं हैं उसमें सिम्टम बेस्ड हम इन्हीं बुक्स का यूज़ करते हैं. सो इट्स गुड इफ़ यू परचेज दीज बुक्स इफ़ यू आर एक्चुअली थिंकिंग ऑफ योर करियर इन साइकोलॉजिकल सर्विसेज. तो आप ये बुक्स ज़रूर लें, और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दीज बुक्स. आप थोड़ी कंडीशंस भी रोज़ पढ़ेंगे, या जो आपके सामने केसेस आ रहे हैं उसके हिसाब से आप कंडीशंस पढ़ेंगे तो आप बहुत जल्दी एम्पावर हो जाएंगे कंडीशंस से, जो मेंटल कंडीशंस हैं. बाकी और डिसेबिलिटीज़ की भी आई विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट दोज फ्यू ऑफ देम जो मेन नज़र आती हैं. जब आप क्लिनिकल सेटिंग में काम करते हैं तो कभी कभी मिक्सड अप चीज़ें आती हैं, तो उसमें आपको दूसरी डिसेबिलिटीज़ को जानना भी ज़रूरी है. लेकिन मेनली जो इन बुक्स में आपको अवेलेबल है, जो हम बात करेंगे वो मेंटल डिसऑर्डर संबंधित जो सारी चीज़ें हैं, मेंटल डिसेबिलिटीज़, डिसऑर्डर्स, डिलेज, इनके बारे में हम बात करेंगे. आगे बढ़ें इससे पहले थोड़ा सा मैं और ये बताना चाहूँगी कि यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिलेज, डिसेबिलिटीज़, डिसऑर्डर्स एंड डिजीज़ेस. डिलेज तो मैंने आपको बताया व्हेन द पर्सन इज़ नॉट बिहेविंग एज अप्रोप्रिएटली.
किसी भी डोमेन में अगर वो अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा पीछे चल रहा है, दैट इज़ द डिले, एज वी कैन अंडरस्टैंड बाय द नेम कि एक लैगिंग है उसके डेवलपमेंट में। और डेवलपमेंट हमें कैसे दिखता है? परफॉर्मेंस से। जब वो एक्ट करता है, कुछ फंक्शन करता है, वो फंक्शंस उसके एज के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा 1 साल में सिंगल वर्ड बोलता है, पापा मामा, दे स्टार्ट विद नाउन। सिंगल वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स बोलते हैं 1 साल पे। अगर कोई बच्चा बोलना नहीं सीखा है और यही चीज़ वो 2 साल पे जाके बोल रहा है, सिंगल वर्ड्स, जबकि कंबाइनिंग आ जाना चाहिए, 2 वर्ड्स मिलाकर बोलना आ जाना चाहिए, तो वो अगर 2 साल पे सिंगल वर्ड बोल रहा है या 3 साल पे सिंगल वर्ड बोल रहा है, तो हम कहेंगे वो डिलेड है। ठीक है, अभी वो इतना छोटा है कि अभी हम उसके लिए और कोई डायग्नोसिस नहीं दे सकते, हम उसको डिलेड बोलेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो डिलेज के बाद आता है डिसेबिलिटीज़, डिसएबिलिटीज़। नाउ व्हेन वी गो डीपर इनटू इट, तो हम लोग बहुत सारा डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्स क्या है, पर यहाँ हम डिसेबिलिटी कंडीशंस की बात करेंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा वो डिफरेंशिएशन में नहीं जाऊँगी। इन वेरी शॉर्ट आई विल टेल यू दैट इफ़ वी सी अ पर्सन नॉट बिहेविंग और नॉट फंक्शनिंग एज अप्रोप्रिएटली, तो हम उसमें डिसेबिलिटी कंडीशंस भी सस्पेक्ट करते हैं। एंड देन वी हैव टू सी कि उसमें कोई इम्पेयरमेंट है, डिसेबिलिटी है या हैंडीकैप है। नाउ पीपल यूज़ दीज टर्म्स इंटरचेंजेबली, जबकि ये टर्म्स सबका अलग अलग मीनिंग है। हम कर पाते हैं, कभी कभी हम लोग यूज़ कर लेते हैं इसको इंटरचेंजेबली, लेकिन वैसे हमें इसको फ़र्क समझना ज़रूरी है। सो इम्पेयरमेंट, इफ़ यू टॉक अबाउट इम्पेयरमेंट, इज़ व्हेन ऑर्गन इज़ अफेक्टेड, इम्पेयर्ड। से फॉर एग्जांपल, आँखों का ना होना, अगर बच्चा देख नहीं पा रहा है और उसके ये ऑर्गन नहीं हैं, आँखें नहीं हैं, देन वी से दैट द चाइल्ड इज़ इम्पेयर्ड। या अंदर कोई फिजिकल लेवल पे कोई इशू है, ऑर्गन लेवल पे कोई इशू है, तो हम कहते हैं कि वो इम्पेयर्ड है। अगर वो चल नहीं पा रहा है और उसका पैर नहीं है, तो वो इम्पेयर्ड है। इम्पेयरमेंट को हिंदी में कहते हैं क्षति, ठीक है, नुकसान। और फिर हम आते हैं डिसेबिलिटी पे। डिसेबिलिटी, व्हेन द पर्सन इज नॉट एबल टू डू समथिंग, फंक्शन एज अप्रोप्रिएटली। तो डिसेबिलिटी रिलेट्स टू द फंक्शन, परफॉर्मेंस। तो अगर हम कहें कि वो बच्चा देख नहीं पाता है, बट वी सी कि उसकी आंखें हैं लेकिन वो देख नहीं पाता है, वो उसका यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है ऑप्टिक नर्व प्रॉब्लम हो। और इसी तरह से अगर वो चल नहीं पा रहा है, तो वो डिसेबिलिटी कब होगी? जब उसके पैर हैं लेकिन वो चल नहीं पा रहा है। सो समथिंग कैन बी रेगुलेटेड फ्रॉम हियर। वी विल टॉक अबाउट अ कंडीशन जिसमें कि प्रॉब्लम यहाँ से रेगुलेट हो रही है और वो चल नहीं पा रहा है। तो इस तरह से डिसेबिलिटी को डिफाइन किया जाता है एट फंक्शनल लेवल। नाउ वी कम टू हैंडीकैप। तो हम लोग कहते हैं हैंडीकैप और डिसेबिलिटी में फ़र्क क्या है, कि वो विकलांग तो है ना, जबकि विकलांगता इज़ हैंडीकैप, डिसेबिलिटी इज़ अक्षमता एंड इम्पेयरमेंट इज़ क्षति। सो अभी हमने क्षति की बात करी, अक्षमता की बात करी, अब हम विकलांगता की बात करेंगे, हैंडीकैप। Say for example, when a person is handicapped, it shows that the person is not able to function according to that environment, that social situation. अगर मैं एक सिचुएशन में ठीक से काम कर रही हूँ लेकिन दूसरी सिचुएशन में नहीं कर पा रही हूँ, तो ऐसी कंडीशंस कभी हो सकती हैं, तो आई एम हैंडीकैप्ड दैट वे। जैसे आई नो इंग्लिश एंड हिंदी एंड आई गो टू सम प्लेस लाइक चाइना, वहाँ पर ना इंग्लिश चल रही है ना हिंदी चल रही है और मुझे चाइनीज़ आती नहीं है। सो आई एम हैंडीकैप्ड इन लैंग्वेज। मैं अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर ना तो रिसीव कर पा रही हूँ वो कम्युनिकेशन, ना मैं दे पा रही हूँ। एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव दोनों अफेक्ट हो गए हैं। तो मैं सिर्फ जेस्चरल शायद थोड़ा बहुत बात करूँगी, बट आई एम हैंडीकैप्ड इन मैनी वेज। इसी तरह से कोई एक बंदा जिसको बिल्कुल नज़र नहीं आता है, आई विल गिव यू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल, जिसमें कि जिसको हम डिसेबल्ड कह रहे हैं वो हैंडीकैप नहीं है। से हाउ? सो देयर इज़ अ पर्सन हु कैन नॉट सी एट ऑल, जिसको सब तरफ अंधेरा नज़र आता है, उसकी पूरी ज़िंदगी इसमें गई है, उसने उसी अंधेरे में रह के बिना देखे खाना पीना सब कुछ सीख लिया है। नाउ दिस पर्सन इज़ इन्वाइटेड टू अ पार्टी, वहाँ पर सब लोग खाना खा रहे हैं और अचानक से लाइट चली जाती है, तो हैंडीकैप कौन होगा खाने के लिए?
जो देख सकते थे, वहाँ उनको कुछ नहीं दिख रहा है. नाउ दे आर एक्सप्लोरिंग देयर प्लेट्स एंड एवरीथिंग. और जो बिल्कुल नहीं देखता था वो जैसे पहले खा रहा था वैसे खाता रहेगा. सो दिस डिसेबल्ड पर्सन जिसको नज़र नहीं आता है इज़ नॉट हैंडीकैप्ड एंड वी हु कैन सी आर हैंडीकैप्ड इन दैट कंडीशन. सो गेटिंग द डिफरेंस. सो दिस इज़ इट. तो इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप का डिफरेंस आपने देखा. And I'll talk about now, we talked about disabilities, delays, disabilities, and now I'll go to the disorders and diseases. So disorders is somewhat like disabilities. ये वो conditions हैं, disabilities and disorders, जो जीवन भर रहेंगे. They will remain with the person. It starts usually from birth. कभी कभी बाद में होता है, लेकिन ये एक कंडीशन है, ये एक बीमारी नहीं है जो कि बढ़ जाएगी या घट जाएगी. हाँ, केयर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन ये उसके साथ रहेगी. वी कैन मैनेज डिसेबिलिटीज़ एंड डिसऑर्डर्स. हम उसको ठीक शायद नहीं कर सकते हैं. डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर्स को ठीक नहीं किया जा सकता है, बीमारी को ठीक किया जा सकता है, विच आर द डिजीज़ेस. जब हम डिजीज़ेस की बात करते हैं तो डिजीज़ेस वो हैं जिसमें शायद दवाई काम कर जाए, शायद ऑपरेशन या सर्जरी काम कर जाए, या कोई थेरेपी काम कर जाए. तो डिजीज़ेस एक बीमारी है जो समय से बढ़ती भी जा सकती है और अगर इलाज हो तो वो कम हो जाएगी. बट डिसेबिलिटीज़ एंड डिसऑर्डर्स एज इट इज़ रहते हैं, लेकिन उसको मैनेज किया जा सकता है. वो कम डैमेजिंग है. बीमारी का अगर ख्याल ना रखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं, यहाँ तक कि जीवन भी जा सकता है. सो नाउ दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिलेज, डिसेबिलिटीज़, डिसऑर्डर्स एंड diseases. And also I told you about the difference between impairment, disabilities and handicap. I hope that is clear to you. So now we will talk about delays. As the name suggests, delay means lagging, किसी चीज़ में पीछे रह जाना. अब यहाँ पर जब हम डिलेज की बात करते हैं, इन हिंदी वी कॉल इट देरी या विलम्ब, तो वी विल टॉक अबाउट द डिले इन डेवलपमेंट. अब वो डेवलपमेंटल डिले की वजह से क्या कंडीशंस हो सकती हैं या कौन सी कंडीशंस में डिलेज नज़र आते हैं, इस बारे में हमें जानना ज़रूरी है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट डिलेज, वी टॉक अबाउट द 5 डोमेन्स ऑल्सो. इन डोमेन्स में अपने एज से पीछे रह जाए अगर बच्चा या कोई व्यक्ति अपने एज के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर रहा है, चाहे वो स्पीच एंड लैंग्वेज हो, चाहे अंडरस्टैंडिंग हो, बी इट फिजिकल मोटर मूवमेंट्स या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट तो है ही, और इमोशनल एंड सोशल, इन में से अगर किसी में भी पीछे है या सब में पीछे है तो हम कहते हैं कि वो डिलेड डेवलपमेंट वाला बच्चा है. अब यहाँ पर अगर हम डिलेज की ऐसे ही बात करें तो हम किसी को देखकर बता सकते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा डिले है. लेकिन जब हम टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं, एंड व्हेन वी वर्क एज साइकोलॉजिस्ट वी नीड टू बी मोर ऑब्जेक्टिव एंड प्रिसाइज, तो उसमें हम टेक्निकली टर्म को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमन है ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले. ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है, ग्लोबल मीन्स व्हेन ऑल डोमेन्स आर अफेक्टेड, ऑल डोमेन्स, ऑल 5 डोमेन्स, उसमें सब में लैगिंग आता है. इसके लिए हम लोग चेकलिस्ट यूज़ करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं, जिससे कि पता लगता है कि वो एज के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है कि नहीं. आई विल टेल मोर अबाउट दिस व्हेन वी डू अनदर टेस्टिंग पार्ट. तो उसके अंदर मैं बताऊंगी कि वो डिलेज आप कैसे नोट करेंगे. तो ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले मीन्स व्हेन देयर इज़ अ लैगिंग इन ऑल द डोमेन्स ऑफ द चाइल्ड, बोलना, चलना, हाथों का काम, एंड ऑल अदर थिंग्स. अब ये डिलेज किस वजह से हैं ये सेकेंडरी भी हो जाता है. पहले तो है कि वो डिलेड है, लेकिन कभी कभी डिलेज सेंसरी इश्यूज़ की वजह से होता है, सेंसरी डिफेक्ट्स की वजह से होता है. जैसे बच्चा सुन नहीं पा रहा है या देख नहीं पा रहा है, उस वजह से भी डिलेड होगा. जिस बच्चे ने कभी बचपन से देखा ही नहीं, उसकी नज़र काम नहीं करती है उस तरह, तो वो शायद डरता रहेगा और वो चलेगा नहीं, उसको एनवायरनमेंट में से कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है चलने के लिए. तो ऐसे केसेस में भी डिलेज होते हैं. नाउ द रीजंस आर अ डिफरेंट मैटर ऑफ डिस्कशन. लेकिन सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़. डिलेज की हमने बात करी थी कि ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है जो सारे डोमेन्स को अफेक्ट करता है. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग ऑल द डोमेन्स. अलग अलग लेवल्स पे कर रहा होगा वो, लेकिन उसका कुछ क्राइटेरिया है कि क्यों हम उसे आईडी कैटेगरी में डालते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इंटेलिजेंस टेस्टिंग करने के बाद
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अगर डायग्नोज हो रहा है बच्चा, तो वो 3 साल की उम्र से पहले नहीं लेबल करना है। अगर 3 साल से पहले आपको सारे डोमेन्स में डिलेज नज़र आ रहे हैं तो यू विल मेंशन इट एज GDD, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। अगर 3 साल की उम्र से ऊपर उसको यही सारे डोमेन्स में दिक्कत है, डिलेज नज़र आ रहे हैं, देन यू विल लेबल द चाइल्ड एज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। बट द थिंग इज़ कि सिर्फ यही काफ़ी नहीं है कि वो सब में डिलेड है। अब डिलेड कितना है ये हमें देखना है टेस्टिंग के थ्रू। सो एज वी डिड अर्लियर, हमें एक तो IQ टेस्ट करना ज़रूरी होता है, या किसी और तरीके से हम IQ अगर उसका पता लगा सकते हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन से भी लग जाता है, इट कम्स विद एक्सपीरियंस। तो आप उसका एक तो IQ देखेंगे कि वो किस रेंज में आ रहा है, एंड देन यू विल सी द डिलेज इन डिफरेंट अडेप्टिव स्किल्स एरियाज, जैसे अपनी ग्रूमिंग, नहाना धोना करना, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग भी जिसे हम कहते हैं। अडेप्टिव स्किल्स में भी अगर वो डिलेड है तो उसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैटेगरी में डालते हैं। अब ये कैटेगराइजेशन क्या है, पहले इसे समझना ज़रूरी है। सो आई विल शो यू दिस। See, so different agencies have given different classifications. जैसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने कुछ थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, WHO ने थोड़ा सा डिफरेंट फिगर्स दिए हैं, मोर और लेस कुछ इस तरह का कैटेगराइजेशन होता है। So the average intelligence is between 90 IQ to 110 IQ. We call it average intelligence. And between 80 to 89 are the slow learners who learn but they take longer time than others. From 70 to 79 we have the borderline cases, that is just on the border. अगर थोड़ा सा नीचे होते तो वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैटेगरी में आ जाएंगे। 70 से बिलो जो भी कैटेगरीज हैं वो सब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैटेगरीज हैं, ऑल 4 दीज: माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंड प्रोफाउंड। माइल्ड कैटेगरी जो है इसमें 55 to 69 अराउंड, राउंड ऑफ, अलग अलग लोगों का अगर हम देखें तो करीब करीब इसी के बीच में माइल्ड IQ होता है। तो माइल्ड ID हम डायग्नोस करते हैं, IQ उसका 55 to 69 होता है। देन कम्स जो उससे थोड़ा सा और पीछे है, दैट इज़ मॉडरेट। मॉडरेट ID एक रेंज और नीचे आ जाता है, 54 तक, और 35 से 54 के बीच में मॉडरेट ID कैटेगरी है, और 20 से 34 जो है वो सिवियर ID है, और 20 एंड बिलो प्रोफाउंड ID है। तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इनकी बहुत कम होती है। जो जो प्रोफाउंड कैटेगरी में हैं ये ज़्यादा समय नहीं जी पाते हैं, क्योंकि इनका ब्रेन इनको उस टाइप से सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इट इज़ सिंपल वर्ड्स में कहें तो इट इज़ स्लो फंक्शन ऑफ ब्रेन उस तरह से फंक्शन नहीं करता है जितना उस उम्र में करना चाहिए। तो ये तो IQ का क्लासिफिकेशन है जिनको ये नाम दिए गए हैं। नाउ व्हाट डज इट डिस्क्राइब? एवरेज जो होगा वो हर डोमेन में अपना एज अप्रोप्रिएट परफॉर्म कर रहा होगा, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एज के अकॉर्डिंग सही होगी। तो जो टूल्स होते हैं उससे मेजर किया जाता है कि इस एज में बच्चे को ये कर लेना चाहिए, ये कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। वो अलग अलग डोमेन सब सारे कवर होते हैं उसके अंदर। अच्छा, उसके बाद स्लो लर्नर जो है ये एवरेज पॉपुलेशन से थोड़ा देर से सीखते हैं, थोड़ा देर में इनको चीज़ें समझ में आती हैं थोड़े से हेल्प के साथ। तो ये बिलो एवरेज या डिलेड कैटेगरी है। उसके बाद आ जाता है बॉर्डरलाइन, जिनको कि हेल्प की ज़रूरत है। हेल्प के साथ ये कुछ हद तक, इससे स्लो लर्नर से थोड़ा और ज़्यादा देर में सीखते हैं, लेकिन इनको थोड़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। देन कम्स all these 4 categories of intellectual disability. So the best one in this is mild, उससे थोड़ा कम है moderate, उससे और पीछे है severe, और सबसे पीछे है profound. इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, और इससे नीचे वाले तो खैर जिंदा नहीं रहते हैं। माइल्ड ID जो हैं वो एजुकेबल हैं, एफ़र्ट्स बहुत लगेंगे, स्ट्रैटेजीज़ बदलनी होंगी बहुत तरीके से इनको रेमेडियल टीचिंग कराते हुए, और मैक्सिमम ये होगा तो बहुत एफ़र्ट के साथ तो 5th स्टैंडर्ड तक ये पढ़ पाते हैं, अराउंड दैट। मॉडरेट ID
ट्रेनेबल हैं, इनको एजुकेट नहीं किया जा सकता। मुश्किल से थोड़ा बहुत अगर टेक्निकली वो अपना नाम लिखना सीख जाएं तो काफ़ी है, जो उन्हें खुद नहीं पता कि उस नाम में लेटर्स क्या क्या हैं, लेकिन वो एक डिज़ाइन की तरह से अपना नाम लिख लेंगे, नाम फ़ोन नंबर इस तरह से सिखा सकते हैं। लेकिन उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो स्कूल एजुकेशन करेंगे। लेकिन ट्रेनिंग ये बहुत अच्छी कर सकते हैं, हाथों का काम एक जैसा जिसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगना है। तो जो एजुकेबल हैं वो ट्रेनेबल भी हैं, लेकिन ये सिर्फ ट्रेनेबल हैं। और जो सीवियर आईडी हैं ये अपने सेल्फ हेल्प जो चीज़ें हैं, अपनी स्किल्स हैं, वो उनकी डेवलप कराई जा सकती हैं। जैसे अपना टॉयलेट ट्रेनिंग, नहाना धोना, कपड़े तह कर लेना, ऑल दीज थिंग्स दे कैन मैनेज अ लिटिल। ये इनको ट्रेनिंग के साथ ये दिया जाता है, लेकिन ये खुद से जजमेंट नहीं कर पाते कि कब क्या और कैसे करना है, तो ये थोड़ा मुश्किल है। जो प्रोफाउंड हैं दे आर कस्टोडियल, इनको पूरे टाइम निगरानी में रखना होता है। तो यूजुअली ये लेटे हुए रहते हैं और इनका जो बेसिक नीड्स हैं वो भी इनको बेड पर पूरी की जाती है, थोड़ा बहुत इनको बैठा सकते हैं। तो इमोशनली, सोशली, हर तरीके से ये बिल्कुल डिपेंडेंट हैं। सो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशंट। ये देखने के बाद अगर हमारे टेस्ट में इनके अकॉर्डिंग IQs आते हैं, देन वी डिसाइड कि ये कौन से लेवल का इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है। सो दिस इज़ हाउ वी असेस द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। फिर इसी के अकॉर्डिंग प्लान्स बनाए जाते हैं कि वो इस लेवल पे है तो वो कितना कर सकता है और उसको किस तरह से सिखाना है। दैट इज़ अनदर बिग डोमेन कि कैसे उनको सिखाया जाए और उसके लिए प्लान किस तरह बनाया जाए। तो उसके लिए काफ़ी पढ़ना होता है, काफ़ी चीज़ें समझनी होती हैं, एंड विद टाइम ऑल्सो यू अंडरस्टैंड। एंड इट्स गुड फॉर दोज जो इनके साथ काम करते हैं, तो उनको वो अगर इस तरफ पढ़ते हैं तो उनको बहुत जल्दी समझ में आता है कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। सो स्पेशली द स्पेशल एजुकेटर्स जो होते हैं वो इसमें और अच्छे से कर पाते हैं अगर उनको इसमें ट्रेनिंग दे दी जाए। लेकिन साइकोलॉजिस्ट यूजुअली असेसमेंट पार्ट करते हैं या प्लानिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको टेक्निकल पार्ट जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि कैटेगरीज क्या हैं और आगे कौन सी चीज़ वर्केबल होगी। Now we will talk about ASD. This is a disorder. It stands for Autism Spectrum Disorder. Many of you would have heard about this name, autism. स्वालीनता जैसे हिंदी में बोलते हैं, पर स्वालीनता इज़ नॉट दैट कॉमन। ऑटिज़म ही लिखा जाता है हिंदी में भी, आप कहीं पढ़ेंगे तो ऑटिज़म लिखा होगा। कितना भी चर्चा में ये शब्द आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बहुत गोलमाल सा और समझ नहीं आता है कि प्रॉब्लम चल कहाँ पर रही है। जैसा कि हम कहते हैं कि ये एक स्पेक्ट्रम है, इसमें बहुत वैरायटी है। एक स्पेक्ट्रम पे अलग अलग जगह पर हैं लोग। तो ये कंडीशन क्या है, क्यों होता है, ये बहुत सारे डिटेल्स ऑलरेडी मेरे एक रेडियो प्रोग्राम में हैं। मैं आपके साथ वो पूरा रेडियो प्रोग्राम शेयर करूँगी, आप उसको सुनें, देन यू विल कम टू नो अबाउट दिस कंडीशन। तो इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बात करूँगी इस बारे में। अभी मैं एक और डिसेबिलिटी की बात करूँगी, एंड एज आई सेड डिसेबिलिटीज़ आर फॉर लाइफ लॉन्ग। वो एक बीमारी नहीं है जो घटती या बढ़ती रहती है, और ना ही वो सर्जरी या दवाइयों से ठीक हो पाती है। वी नीड टू मैनेज इट, एंड इट्स नॉट वेरी मच वरिंग ऑल द टाइम। बहुत सीवियर कंडीशंस हैं तो वरीज ज़्यादा होते हैं, अदरवाइज़ चीज़ें मैनेज होती रहती हैं। अभी जो मैं बात करूँगी वो मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल डिजीज़ नहीं है, डिसेबिलिटी नहीं है। ये है फिज़िकल, लेकिन फ़िज़िकल में बहुत कुछ चीज़ें जो अफेक्टेड होती हैं वो साइकोलॉजिकली भी इम्पैक्ट डालती हैं। एंड व्हेन यू आर एट अ प्लेस जहाँ पर कि बहुत सारे बच्चे आते हैं जांच के लिए, वहाँ पर ये कंडीशंस में भी बच्चे आते हैं जो कि मेंटल डिसेबिलिटी नहीं है। तो इसी तरह की एक डिसेबिलिटी है सेरेब्रल पॉल्सी, CP शॉर्ट में बोलते हैं उसको। और इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि ये हमारे डोमेन से बाहर की चीज़ है, बट अब जब ट्रांसडिसिप्लिनरी टीम में काम करते हैं तो आपको ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो CP क्या है? सेरेब्रल इज़ रिलेटेड टू ब्रेन, पॉल्सी मीन्स पैरालिसिस। तो जब ब्रेन के कुछ हिस्से में पैरालिसिस होता है, उसका इम्पैक्ट बॉडी पे पड़ता है और बॉडी उस तरह से फंक्शन नहीं कर पा रही होती है। तो वो दिखती है फिजिकल कंडीशन कि आपके फिजिक में कोई प्रॉब्लम हो रही है, फंक्शन नहीं हो रहे हैं, बट इट इज़ रेगुलेटेड फ्रॉम हियर। आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोपेडिक एंड दिस काइंड ऑफ कंडीशन, न्यूरोलॉजिकल। ऑर्थोपेडिक हुआ जैसे किसी का पैर नहीं है, है ना, वो पैर नहीं होने की वजह से चल नहीं पा रहा है,
इम्पेयरमेंट है साथ में, है ना, या फिर बोन्स की कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिशेंसी है, या कोई किसी तरह के कैल्शियम इश्यूज़ हैं, या मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, वो सब चीज़ें शरीर से संबंधित हैं, वो शरीर में ही उसका इलाज होगा। सेरेब्रल पॉल्सी की में भी बच्चा चल नहीं पा रहा है या इस तरह की कोई कंडीशन है, लेकिन वो रेगुलेट हो रहा है ब्रेन से, सेरेब्रल से। अब ये कैसे होता है? यूजुअली इसमें बर्थ टाइम हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेनी, और यहीं से पता लग जाता है कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ये सिर्फ फिजिकल इशू है या न्यूरोलॉजिकल है। सो एज आई टोल्ड यू इन द केस हिस्ट्री फॉर्मेट कि उसमें हम लोग बर्थ टाइम में पूछते हैं कि बच्चा रोया था कि नहीं, या उसको जॉन्डिस हुआ था क्या, या बहुत कमज़ोर हुआ था। ये कुछ रीजंस हो जाते हैं जिससे कि जन्म के समय ही ब्रेन में कुछ डैमेजेस हो जाते हैं। अगर बच्चा तुरंत नहीं रोया है तो ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं गई, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं गया और ऑक्सीजन नहीं गई, थोड़ा देर से गई, तो उतनी देर में जो ब्रेन के जिन हिस्सों में कुछ भी डैमेज हुआ है वो शरीर में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। तो कोई ऐसे सेंटर्स अफेक्ट हुए हैं जिसकी वजह से सिर्फ पैर बेकार हो गए हैं, मतलब पैरों में उस तरह का फंक्शन नहीं हो रहा है जैसे होना चाहिए, कि बच्चा जब खड़ा होना शुरू होता है वो नहीं खड़ा हो पा रहा है, या वो पैर उस तरह से नहीं चलाता है। अगर कुछ इस तरह के सेंटर्स अफेक्टेड हैं जो हाफ बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, तो हाफ बॉडी पैरालिसिस में होगी और हाफ ठीक होगी। आधे शरीर से वो ज़्यादा ठीक से काम नहीं कर पा रहा होगा पर दूसरी साइड से कर लेगा। कभी कभी पूरी बॉडी अफेक्टेड होती है, सिर्फ हेड ब्रेन काम कर रहा है, लेकिन पूरा जो बच्चा है वो चेयर पर ही है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनके नाम भी हैं, जैसे हेमीप्लेजिया, डायप्लेजिया। Diplegia is both the legs, and hemiplegia is half of the body, either right or left, and quadriplegia when the whole body is affected. इसी तरह से पैरालिसिस के भी और बहुत सारे नाम हैं जिनकी माइनर कैटेगरीज हैं, जो हमारा डोमेन नहीं है तो उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो सब कंडीशंस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कंडीशंस को बताती हैं, वो अलग अलग कैटेगरीज हैं, बट द थिंग इज एवरीथिंग इज न्यूरोलॉजिकल। तो भी एक कंडीशन है जिसके अंदर साथ साथ में इंटेलेक्चुअल इश्यूज भी आ जाते हैं, तो वहाँ आपका रोल आ जाता है कि इंटेलेक्चुअली वो कितना पीछे है या कितना फंक्शन कर पा रहा है। शरीर में तो आ रही है दिक्कत, लेकिन समझ भी उसकी पीछे रह गई है, क्योंकि बर्थ टाइम जब इश्यूज होते हैं, देर से रोना वगैरह या बर्थ एस्फिक्सिया होता है, तब भी ब्रेन पर इस तरह असर पड़ता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी आ सकती है। सीपी हो सकता है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकता है। इसी तरह से स्पैस्टिसिटी भी होती है कुछ बच्चों में। टोन, मसल टोन की बात है कि कुछ में थोड़ा लो टोन होता है, कुछ में हाई टोन होता है। तो स्पैस्टिसिटी जब अकड़ाहट होती है बॉडी में, उस कंडीशन में ये कुछ कंडीशन तब आती है जैसे हाई जॉन्डिस है, बचपन में जन्म के समय हाई जॉन्डिस हो गया, उसकी वजह से स्पैस्टिसिटी तो है, सीपी तो हो गया बच्चा, लेकिन साथ साथ में उसका हेयरिंग भी अफेक्ट हो सकता है। तो जब भी हिस्ट्री में ये निकल के आता है कि बच्चे को जॉन्डिस हाई था, तो यू शुड ऑलवेज चेक हेयरिंग। ये कनेक्टेड चीज़ें हैं, तो बड़ा अलग से अजीब कनेक्शंस लगते हैं, बट दिस इज़ ट्रू, और आपको चेक कर लेना चाहिए। अगर सब ठीक है तो आप उसे रूल आउट कर देंगे, अदरवाइज देन यू विल इंटरवीन इन दैट मैटर ऑल्सो। तो इस तरह से आपके अलग अलग कंडीशंस हैं। स्पैस्टिसिटी है, लो टोन है तो उसमें ढीला ढाला सा शरीर दिखेगा बच्चे का, हाई टोन है मसल तो वो उसमें बहुत स्टिफ दिखेगा। और ऐसे में लोग गलतियां क्या करते हैं कि बच्चे जब छोटा होता चल नहीं रहा है तो वो उसके मालिश खूब करते हैं। जब स्पैस्टिसिटी हो बॉडी में तो मालिश बिल्कुल नहीं करनी है। और आई एम सेइंग इट बिकॉज आई एम नॉट इन दिस एरिया, तो मैं इसको कैजुअली बोल रही हूँ, बट यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ पर्सन। आप भी सजेस्ट करें पेरेंट्स को कि वो पहले स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें, या तो फिजियोथेरेपिस्ट को या स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो इस तरफ होते हैं उनको वो कंसल्ट करें कि मालिश होनी है कि नहीं होनी है, अदरवाइज वो रिवर्स इफेक्ट डालेगा, वो और सख्त हो जाएगी बॉडी और टाइट हो जाएगी। So now we will talk about ADHD. ADHD is not a very unusual term. आप लोग काफ़ी सुनते रहे होंगे ADHD, और लेमैन तो इसे बहुत कैजुअली यूज़ करते हैं। वो बोलते हैं बच्चा बहुत हाइपर है, अटेंशन डेफिसिट है, बहुत आराम से बोल देते हैं। प्रोफेशनल्स भी कई बार बहुत कैजुअली यूज़ करते हैं कि ADHD है। द थिंग इज़ कि कोई भी चीज़ को लेबल करने के लिए अ वेरी केयरफुल असेसमेंट इज़ रिक्वायर्ड, और कुछ क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। तो ICD-10 या DSM-5 में तो क्राइटेरिया दिया हुआ ही है, बट वी ऑल्सो हैव चेकलिस्ट फॉर दैट। कुछ टूल्स हैं जो कि इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, और नहीं तो सिम्टम बेस्ड भी आप कुछ हद तक चीज़ें पता कर लेते हैं। बट द थिंग इज़ दैट यू हैव टू वर्क वेरी प्रोफेशनली। तो एज द नेम सजेस्ट ADHD
अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनमें हाइपर एक्टिविटी नहीं होगी, बस अटेंशन डेफिशिएंसी होगी, सो दे आर कॉल्ड ADD, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। वी नेम इट एज डिसऑर्डर, नॉट डिसेबिलिटी। तो ADHD एक वो कंडीशन है जिसमें अटेंशन डेफिसिट है बच्चा, जो अटेंशन स्पैन है उसका वो शॉर्ट है, पर ही जज होता है कि वो अटेंशन स्पैन उसका एज के अकॉर्डिंग कम है या अप्रोप्रिएट है, वो कितनी देर तक एक चीज़ पर टिक सकता है। ऑफ कोर्स द इंटरेस्ट लेवल ऑल्सो मैटर्स, लेकिन इन जनरल देखा जाता है। तो अटेंशन अगर डेफिशिएंसी है, अपने एज के अकॉर्डिंग वो बहुत कम देर तक एक चीज़ पे टिक रहा है, और साथ साथ में उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी है, इज़ नॉट स्टिकिंग टू वन प्लेस एंड ही इज़ गेटिंग डाइवर्टेड, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ये सारी कंडीशंस उसको उस क्राइटेरिया में लाने लगती हैं जिसे हम कहते हैं ADHD। समटाइम्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अटेंशन डेफिशिएंसी एंड हाइपर एक्टिविटी हाउ दे गो हैंड इन हैंड। अगर कोई बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिविटी है तो वो एक जगह नहीं रुक पाएगा और इस वजह से वो अटेंशन को स्टिक नहीं कर पाएगा। अगर किसी में अटेंशन डेफिशिएंसी है तो वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहेगा क्योंकि उसको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, तो वो हाइपर एक्टिव दिख सकता है। इसलिए भी ये दोनों कंडीशंस बहुत ज़्यादा साथ में देखती हैं। ADHD कोमॉर्बिड कंडीशन काफ़ी हद तक है ऑटिज़म के साथ भी। बहुत सारे ऑटिज़म वाले बच्चे ADHD भी दिखते हैं, इसलिए रॉन्गली डायग्नोज होने के चांसेस होते हैं। कभी कभी कोई बच्चा जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में होता है वो ADHD डायग्नोज होके भी आ जाता है, और कभी कभी जो सिर्फ ADHD है उसे लोग ऑटिज़म बोल के भेज देते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। तो ADHD की एक चीज़ मैं और बताऊंगी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंडीशन। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के भी 3 लेवल्स हैं। एक है जिसमें सिर्फ अटेंशन डेफिशिएंसी है जिसे हम ADD भी कहते हैं, और एक है जिसमें जो हाइपर एक्टिविटी की तरफ है, और एक इन दोनों में इम्पल्सिविटी भी हो सकती है। जो हाइपर एक्टिविटी वाला है उसमें इम्पल्सिविटी ज़्यादा होती है। सो वन इज़ attention deficiency with impulsivity, and one is hyperactivity with impulsivity or without impulsivity। तो attention का वो किस तरफ, ADHD का किस तरफ ज़्यादा inclination है ये भी देखते हैं। what type it is impulsive type or it is not impulsive type। तो इस तरह से कुछ conditions भी define होती हैं कि कौन सी वाली है। impulsivity वाले में बच्चा violent भी दिखेगा, जो ज़्यादा impulsive होगा वो पहले, impulsivity means पहले कर लो बाद में सोचो। सो ही फर्स्ट एक्ट्स, कोई वायलेंस उसने पहले कोई एक्ट कर दिया, वायलेंट एक्ट, और उसके बाद वो सोचता है कि ये गलती हो गई तो वो डर भी जाता है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि उसकी इम्पल्सिविटी उसको ऑटोमेटिकली आ रही है। कुछ बच्चे हम कहते हैं बहुत शैतान है, ये बहुत मारता है दूसरे बच्चों को, सो दैट इज़ इम्पल्सिविटी। तो वो कहीं ना कहीं अटेंशन डेफिशिएंसी और हाइपर एक्टिविटी के साथ लिंक होके भी आता है। सो वी नीड टू सी कि किस तरह का ADHD वो है, और उसी के हिसाब से उसके प्लान्स बनते हैं। कुछ केसेस में जहाँ बहुत ज़्यादा होती है हाइपर एक्टिविटी या कुछ इस तरह की इश्यूज़, तब दवाइयों के लिए भेजा जा सकता है। वी शुड प्रेफर नॉट गिविंग द मेडिसिन, क्योंकि ये सिडेटिव्स होते हैं मेडिसिन, और बच्चे को एक तरह से नशे में रहना जैसे, उसकी वजह से वो शांत दिखता है, तो उसका हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल दिखेगी बट उसका ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाएगा, जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उस पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि वो हर वक्त नींद में रहेगा। सो प्रेफर नॉट टू रेफर फॉर मेडिसिन। लेकिन अगर उसको इतना ज़्यादा वायलेंस उसके अंदर है कि वो अपना सिर भी दीवार पे मार रहा है, या किसी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा रहा है, या कुछ और कंडीशंस इस तरह की आ रही हैं, तब हम रेफ़र कर सकते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास कि क्या इसे दवाई की ज़रूरत है या नहीं है। अदरवाइज एक्टिविटी बेस्ड बहुत सारे प्लान्स बनते हैं जिसमें उसके अटेंशन स्पैन को बढ़ाने पे काम होता है, हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने पर भी काम होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट LD, लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिफ़िकल्टी एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर डिफरेंट। लर्निंग डिफ़िकल्टी किसी को भी हो सकती है, जो देख नहीं पा रहा उसे भी लर्निंग डिफ़िकल्टी है, जो सुन नहीं पा रहा है, जो चल नहीं पा रहा है क्योंकि वो एनवायरनमेंट एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा है तो उसकी भी लर्निंग अफेक्टेड होगी, और जो इंटेलेक्चुअली पीछे है उसकी भी उसको भी डिफ़िकल्टी होगी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिफ़िकल्टी एंड डिसेबिलिटीज़।
डिसेबिलिटीज़, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी अलग अलग जगह, अलग अलग देशों में थोड़ा सा डिफरेंटली यूज़ होता है. कहीं कहीं पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को भी लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है. बट इन इंडिया वी स्पेसिफिकली रेफर टू a special category, and we have SLD categories, specific learning disabilities in it. Say for example, वैसे बहुत सारी categories हैं, but I'll name only 4. Dyslexia, dyscalculia, dysgraphia and dysphasia. जैसे आप देखते होंगे कुछ बच्चों को सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग प्रॉब्लम है, वो बाकी सारे जो एरियाज़ में हैं बहुत अच्छे से डेवलप्ड हैं, कोई डिलेड माइलस्टोन्स नहीं थे, कोई सुनने बोलने की चलने की दिक्कत नहीं है, बर्थ टाइम कोई इश्यूज़ नहीं थे, लेकिन वो सिर्फ जब स्कूल जाने शुरू हुए तो उनको पढ़ना और लिखना एक प्रॉब्लम हो गया है. अब ऐसे बच्चे बड़े टारगेटेड रहते हैं. दे आर यूजुअली सेड एज इफ दे आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, और उनको सब आता है लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं. बट नोबडी नोज़ कि उन्हें वो अक्षर ठीक से नहीं दिख रहे हैं. इट्स अ प्रोसेसिंग थिंग. वो कहाँ से आ रहा है, क्यों हो रहा है, ये अभी बहुत अननोन है, लेकिन वो एक्चुअली उस तरह से चीज़ों को नहीं, टेक्स्ट को नहीं देख पा रहे होते हैं, समझ पा रहे होते हैं जैसे और बच्चे देखते हैं. तो रीडिंग एंड राइटिंग अफेक्ट हो जाएगा. सिर्फ राइटिंग इश्यूज़ हैं तो डिस्ग्राफिया है. अगर कैलकुलेशन रिलेटेड है, सिर्फ नंबर वर्क नहीं आता है तो वो डिस्कैल्कुलिया हो जाएगा. इस तरह से बहुत सारी और कैटेगरीज हैं जिसमें कि बहुत डिटेल में जाके पढ़ने की ज़रूरत होती है. सो आई एम टेलिंग यू इन शॉर्ट इन जर्नल सो दैट यू नो दैट देयर इज़ अ कैटेगरी ऑफ दिस टाइप. इसके असेसमेंट के लिए यू हैव टू बी वेरी मच ट्रेन्ड एंड कॉन्फिडेंट, और एक लेवल में असेसमेंट नहीं होता है. इसके अंदर इंटेलेक्चुअल पार्ट भी असेस होता है और रीडिंग राइटिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी असेस किया जाता है. तो ये काफ़ी सारी स्टेजेस में होता है. नाउ इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से उसको मैनेज करते हैं. इफ़ यू आर वर्किंग एट अ प्लेस तो वो आप एक दिन में करते हैं, बट इट्स नॉट एडवाइजेबल कि आप एक दिन में करें, क्योंकि बच्चे की कैपेसिटी होती है, उसके आपने ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग को भी असेस करना होता है उसके अंदर. सो इट डिपेंड्स व्हाट द एनवायरनमेंट इज़ एंड हाउ मच द चाइल्ड इज़ कोऑपरेटिंग. क्योंकि ऑलरेडी एलडी होने की वजह से उसका मोरल शायद बहुत गिर चुका हो सकता है वो बहुत घबराता हो, नर्वस हो, और उसके वो शैतानियों में ज़्यादा दिख रहा हो, क्योंकि वो छुपाना चाहता है अपना एम्बैरसमेंट को. क्योंकि हमेशा उसको ये बोला जाता है, हो सकता है कि स्कूल में बोला जाता हो कि आपको सब आता है पर आप करते नहीं हो, आप मकार ही करते हो. सो ऑल सच थिंग्स दे कीप ऑन फेसिंग, क्योंकि दे आर नॉट लुकिंग लाइक अ डिसेबल्ड पर्सन. उनके हाथ पैर ठीक हैं, उनका सुनना बोलना चलना और बाकी सारे एरियाज़ में वो हर कुछ सब कुछ बड़ा स्मार्टली कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई लिखाई में पीछे रहते हैं. तो अगर इन बच्चों को नहीं समझा जाए तो दे बिकम ड्रॉप आउट्स, और या फिर मार खा के किसी तरह से, स्कूल लाइफ इज़ लाइक हेल फॉर देम, और वो बहुत मुश्किल से उस चीज़ को पार कर पाते हैं, कभी कभी नहीं भी कर पाते हैं. एंड दे आर ऑलवेज एट ब्लेम कि तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं करी, आप ये नहीं करते थे, आप वो नहीं करते थे, आपको ऐसे बोला जाता था. एंड कभी कभी ओवर एक्सपेक्टेशन जो पेरेंट्स का होता है वो बहुत अफेक्ट कर जाता है. सो अब ये सारी कंडीशंस हैं और इसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं. एंड दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, क्योंकि ये रहेगी लाइफ लॉन्ग. इट्स नॉट लाइक कि दवाई और ये गायब हो गई. सो द पर्सन हैज़ टू स्टे विद दिस. लेकिन एलडी कंडीशन जो है ये जहाँ पढ़ाई लिखाई ख़त्म हुई उसके बाद उसके साथ ट्रबल नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ पढ़ाई लिखाई का काम आएगा वहाँ पर उसको प्रॉब्लम हो सकती है. देन देयर आर डिफरेंट सोल्यूशंस. कंप्यूटर्स के थ्रू कर लेना, स्पीच आउटपुट के थ्रू कर लेना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. और अभी तो इतनी सारी स्ट्रैटेजीज़ डेवलप हो गई हैं कि आप कैसे अपनी एक नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं. So now this video is towards explaining diseases, psychological diseases. बहुत सारी diseases होती हैं, जैसे disabilities and disorders बहुत सारे हैं, and we discussed only the main ones. इसी तरह से I will discuss only the main diseases which are very common और आपको आए दिन सुनने को मिलती होंगी, या आपको सिम्टम्स तो पता लगते रहते होंगे. एंड डेफिनेटली आई एम श्योर कि वो टर्म्स से यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद दोज टर्म्स. तो डिजीज़ेस में अगर हम बात करें तो ये वो कंडीशंस हैं जिसमें दवाइयाँ असर करती हैं. द थिंग में ऑल टुगेदर कैन बी क्योर्ड, और हो सकता है कि अगर उसमें इलाज ना कराया जाए तो वो डिटीरियोरेट होती चली जाएँ. से फॉर एग्जांपल डिप्रेशन.
डिप्रेशन, एंजाइटी, ये वर्ड्स आपने बहुत सुने होंगे. इट्स वेरी कॉमन व्हेन यू स्टडी साइकोलॉजी इन एनी ऑफ योर कॉलेज सब्जेक्ट. तो ये बहुत जल्दी से मेंशन हो जाते हैं कि दीज आर सम डिजीजेज, मेंटल डिजीजेज, जिसके लिए कि साइकेट्रिस्ट के पास जाकर और ट्रीटमेंट लिया जाता है. नाउ द थिंग इज़ कि जो भी साइकोलॉजिकल डिजीजेज हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें थेरेपीज़ काम नहीं करेंगी और सिर्फ दवाइयाँ ही लेनी है या सर्जरी ही करानी है. दे गो साइमल्टेनियसली. अगर बहुत सीरियस कंडीशन है तो डेफिनेटली दवाइयों से शुरुआत होती है. एंड व्हेन थिंग्स गेट अ लिटिल सेटल, व्हेन द पर्सन इज एबल टू रिसीव द थेरेपी, तब उसके साथ काउंसलिंग या थेरेपी सेशंस किए जाते हैं एंड देन थिंग्स बिकम बेटर. तो डिप्रेशन की अगर हम बात करें, डिप्रेशन इज़ एन एक्सट्रीम ऑफ सैडनेस समटाइम्स विदाउट रीज़न. बस एक दुख में रहता है, एक उदासी में रहता है वो इंसान, और इसको हम अवसाद बोलते हैं हिंदी में. और ये बहुत क्रोनिक भी हो सकता है और ये अक्यूट भी हो सकता है. जैसे कुछ समय से कुछ लाइफ में चेंजेस आए, उसकी वजह से अक्यूट डिप्रेशन में है वो, अभी इमर्ज हुआ है. और बहुत ज़्यादा दुनिया से दूर रहना, हंसना नहीं, मुस्कुराना नहीं, सुबह उठा नहीं जाना, और कोई काम नहीं कर पाना टाइम से, सब चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करना, आगे के लिए टाल देना, इस तरह की कंडीशन ज़्यादा हो जाती हैं. क्रोनिक होता है जब बहुत साल से चल रहा होता है. एंड द आयरनी इज़ इन इंडिया इटसेल्फ कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम दे डोंट इवन नो दैट दे आर पेशेंट्स ऑफ डिप्रेशन. स्पेशली द वुमेन, जो घर में हैं महिलाएं, वो ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं, क्योंकि उनको एक तो पता नहीं है कि मुझे लाइफ में क्या करना है. देयर आर लॉट्स ऑफ ड्रीम्स जो कि शायद ड्रीम्स पूरे नहीं हुए होते हैं. एक रूटीन लाइफ है, एक थैंकलेस जॉब है. तो ये वाली चीज़ें कहीं ना कहीं प्रोन कर देती हैं उनको डिप्रेशन की तरफ. और अगर लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो जाती है या कोई लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाती है किसी की, जैसे बहुत ज़्यादा कर्जे हों, फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, या घर में एक डिसेबल्ड बच्चा हो, या कोई क्रोनिक पेशेंट है की देखभाल कर रहे हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस हो, ये सब चीज़ें भी ट्रिगर कर देती हैं और डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट क्लिनिकल डिप्रेशन, दैट कैन बी डायग्नोज्ड थ्रू टूल्स. कुछ क्वेश्चनर्स हैं, कुछ टूल्स हैं जिनसे क्लिनिकल डायग्नोसिस भी किया जा सकता है कि डिप्रेशन है या नहीं है, एंड देन दे गो फॉर द ट्रीटमेंट. एक माइल्डर साइड पे भी डिप्रेशन चलता है जो बाद में सीरियस हो सकता है. सो वी नीड टू बी केयरफुल फ्रॉम द बिगनिंग. ICD-10 एंड DSM-5 में आपको ये सारे सिम्टम्स भी एक्सप्लेन्ड मिलेंगे. एंड आई वुड सजेस्ट टू यू ऑल टू गो ऑनलाइन एंड रीड अ लिटिल बिट अबाउट दिस. एंग्जाइटी, जिसे हम चिंता बोलते हैं, एंग्जाइटी इज़ अनदर कंडीशन जिसमें पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं कि एकदम से घबरा गए हैं, पसीने छूट रहे हैं और बहुत बुरी हालत हो गई है, और बहुत ज़्यादा चिंता करते रहना, इवन इफ देयर इज़ नो रीज़न. उस इंसान को पता नहीं होता है कि वो क्यों चिंता कर रहा है, बट एवरी टाइम देयर आर रनिंग थॉट्स एंड वो उससे बाहर नहीं आ पाता है और हमेशा हर चीज़ के लिए वरिड रहता है. इससे फिजिकल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है. ऑल द मेंटल कंडीशंस दे अफेक्ट फिजिकल हेल्थ, एज वी से द साइकोसोमेटिक कनेक्शन. तो एंग्जाइटी इज़ अनदर कंडीशन जो कि जिसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है. एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन्स भी हैं, लेकिन साथ साथ में काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपीज़ भी हेल्प करती हैं. जो लोग ज़्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, उनके लिए कुछ अलग तरह की थेरेपीज़ काम करती हैं, और जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए कुछ अलग तरीके की. एंड पढ़ाई लिखाई उतना मैटर नहीं करता है, इंटेलेक्चुअल लेवल ज़्यादा मैटर करता है. तो जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल लो है उनके लिए अलग तरीके से थेरेप्यूटिक अप्रोच फॉलो की जा सकती है. Then we move on to another condition. It is another disease. It's called OCD, Obsessive Compulsive Disorder. But we call it disorder. But I've kept it in the category of diseases क्योंकि इसके लिए भी medication available है और symptoms बहुत clear होते हैं जिसके कि underlying फैक्टर्स कई हो सकते हैं. कुछ अपनी साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटीज़ हैं जिस वजह से वो बिहेवियर्स डेवलप हो जाते हैं. तो आपने सुना होगा कि किसी में OCD है तो कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं, जैसे सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है, या वो बार बार हाथ धोना चाहता है, पैर धोना चाहता है, या बार बार कपड़ों को सीधा करता है, या उसको जर्म्स का बड़ा टेंशन रहता है कि जर्म्स नहीं आ जाएं. इस तरह की कुछ कंडीशंस, या बार बार कुछ चेक करते रहना कि सब ठीक है कि नहीं है, या किसी एक
पर्टिकुलर वर्ड को या सेंटेंस को या फ्रेज को बार बार बोलते रहना, जैसे कोई भगवान का नाम या कुछ इस तरीके का. सो दीज आर सम फ्यू सिम्टम्स ऑफ ओसीडी. ओसीडी के बहुत क्लियर कभी कभी रीजंस नहीं भी दिखते हैं, बहुत समय बाद समझ में आता है कि ओसीडी क्यों है, लेकिन सम काइंड ऑफ बिहेवियर थेरेपीज वर्क इन दिस, और इसके लिए मेडिकेशन भी है. अगर बहुत ज़्यादा ये हो जाए, क्योंकि ओसीडी इट स्प्रेड्स not like corona virus, it spreads like अगर घर में एक लेडी है जिसे बहुत ज़्यादा साफ सफाई का है कि वो हर दिन टॉवल्स भी धोएगी और हर दिन बेडशीट बदल के धोएगी, दे टेक अ लॉट ऑफ पेन्स, बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं इस तरह से लोग कि उनको सफाई चाहिए. तो होगा क्या, बच्चे भी बचपन से वो देखते हैं, सीखते हैं, या जो साथ में पार्टनर हैं या घर के और लोग हैं उन्हें भी वही आदत होने लग जाती है. पहले वो परेशान भी होंगे, या तो फैमिलीज बहुत डिस्टर्ब रहती हैं या फिर वो इसको अडाप्ट कर लेती हैं, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो भी उसी तरह के बिहेवियर्स अपने में डेवलप कर लेते हैं. एंड दस वी से दैट ओसीडी स्प्रेड्स, वो एक से दूसरे में चलता जाता है. इट रन्स इनटू फैमिलीज, खानदान में भी कई बार चल रहा होता है ये चीज़. तो जब हम लोग केस हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें हम ये पूछते हैं कि आपके फादर में कुछ इस तरह का था, मदर में था, एंड यूजुअली वी सी कि इस तरह के कुछ सिम्टम्स रहे होते हैं. हम सब में थोड़ा थोड़ा ओसीडी हमें लगता है, लेकिन इट्स गुड इफ़ वी चेक इट, हम उसको रोक लें. वहीं बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होने की ज़रूरत नहीं होती है. इट इज़ वेरी ट्रबलिंग कि हमें लगता है कि नहीं बिल्कुल परफेक्शन से हो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, या एक डर होता है मन में कि ऐसा नहीं करेंगे या इस पर्टिकुलर चीज़ को नहीं छुएंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी. वी फील काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी. उस चीज़ को मन से निकालने की ज़रूरत होती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला. सो ट्राई टू बी कैजुअल एज मच एज पॉसिबल. तो हम सबको अपने अंदर थोड़ा थोड़ा ओसीडी महसूस होता है, जिसको हमें एक लेवल पे जाके रोक लेना चाहिए. वी नीड टू लिव इन अ रिलैक्स्ड मैनर. So now I will talk about two conditions in this video in a very brief manner, क्योंकि ये सब आप बुक्स में भी पढ़ रहे होंगे अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ा है, और यू कैन गेट मोर ऑफ दिस ऑन इंटरनेट, जिसमें कि आपको जितना भी डिटेल्स आप पढ़ना चाहते हैं इसमें पढ़ सकते हैं. दीज आर द टू कंडीशंस कॉल्ड स्किज़ोफ्रेनिया एंड पैरानोया. स्किज़ोफ्रेनिया एंड पैरानोया आर बोथ साइकोसिस. दो तरह के मेंटल डिजीज़ेज़ हैं, साइकोन्यूरोसिस एंड साइकोसिस. साइकोन्यूरोसिस वो हैं जिसमें कि पेशेंट अपनी फैमिली में रहता है, अपनी सराउंडिंग में रहता है, लेकिन किसी न किसी वजह से वो परेशान है, चाहे उसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ओसीडी है, लेकिन वो फैमिली के साथ जीवन बिताता है, पर उसको खुद को कुछ परेशानियां होती हैं और शायद उसके साथ रहने वालों को भी कुछ परेशानियां उसकी वजह से वो फेस कर रहे होते हैं. लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया, पैरानॉइड और साइकोसिस, साइकोसिस वो कंडीशन है जिसमें रियलिटी से कनेक्शन टूट जाता है पेशेंट का. ऐसे केसेस में एक फुल टाइम केयर की ज़रूरत होती है, एंड यूजुअली द पर्सन इज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, अ मेंटल हॉस्पिटल. वहाँ पर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है. कभी कभी घर में रहते हुए भी ये ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, बट मेडिसिन्स आर एक्चुअली रिक्वायर्ड. तो स्किज़ोफ्रेनिया और पैरानोया ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनके कुछ सिम्टम्स कहीं कहीं मिलते भी हैं, लेकिन इसमें बेसिकली कुछ हेल्यूसिनेशंस और डेल्यूजन्स भी होते हैं. हेल्यूसिनेशन इज़ व्हेन समथिंग इज़ नॉट देयर एंड यू कैन सी इट और हेयर इट और फील इट और स्मेल इट. ये सब चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं कि मेरे मुंह में ऐसा स्वाद आ रहा है, लेकिन वो चीज़ है नहीं, है ना. कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि भगवान मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं सुनाई देगा क्योंकि मेरे से कनेक्शन उनका सेट है, तो वो मुझे कमांड दे रहे हैं, आई एम कन्वेइंग इट टू यू. इस तरह के कुछ हेल्यूसिनेशंस होते हैं. कोई कहता है कि मैंने देवी देवता देखे या मैंने भूत प्रेत देखे, मुझे कुछ दिख रहा है. नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पैरासाइकोलॉजी, वो एक अलग थ्योरी है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, बट इन हेल्यूसिनेशंस द things are not there and a person can see, hear, smell, taste और feel, है ना. स्किन पे फील करेंगे कोई चीज़ चल रही है मेरे हाथ पे, लेकिन होता कुछ नहीं है. तो ये साइकोसिस में होती हैं ये सब डेल्यूजन्स एंड हेल्यूसिनेशंस. स्किज़ोफ्रेनिया में कुछ इस तरह के सिम्टम्स आते हैं हेल्यूसिनेशंस के. एंड व्हाट आर डेल्यूजन्स? डेल्यूजन्स आर लाइक सम काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन कि मैं भगवान हूँ, या
मैं एक पर्टिकुलर बीमारी में हूँ जो कि मुझे ख़त्म कर रही है, या कुछ इस तरीक़ा कि लोगों ने मेरे ऊपर कुछ अमेरिका ने मेरे ऊपर कुछ अटैक करने की प्लानिंग की हुई है, कुछ भी इस तरह के बहुत सारे डेल्यूजन्स हैं, डेल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोर एंड अदर्स। वो आप पढ़ना जब आप डिटेल्स में पढ़ोगे, आई ट्राई टू प्रोवाइड यू द नोट्स ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें साइकोसिस में होती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में मेनली ये सब सुनना एंड आई कांटेक्ट नहीं बना पाना और लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाना, सिमिलर टू ऑटिज़म। कुछ इस तरह के फीचर्स नज़र आते हैं कि वो बात नहीं कर पाते हैं, दे टॉक इन अ वेरी फ्लैट टोन, एकदम सीधा सीधा बोलेंगे या वो कुछ स्ट्रेट दिखेंगे और उनको नहीं पता है कि मुझे मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए। समटाइम्स इट इज़ सेड कि ASD आगे जाकर स्किज़ोफ्रेनिया में कन्वर्ट हो सकता है इन द लेटर एज। I don't know how much it is proved, but this is usually said that way. We'll have to see how much it has been researched. पैरानोया की जब हम बात करते हैं, इसमें मेन फीचर डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस के अलावा रहता है कि शक करने की प्रॉब्लम। हर चीज़ के लिए द पर्सन इज़ सस्पिशियस कि सब मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, दे आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट मी, और वो सब मुझे मारना चाहते हैं। तो जो नियरेस्ट भी होंगे उनके ऊपर भी वो शक करेंगे। अगर कोई लोग, दो लोग ऐसे भी बातें कर रहे हैं तो उनको हमेशा लगेगा ये बात मेरे बारे में ही कर रहे हैं। तो ये चीज़ अनरियल वर्ल्ड की तरफ लेके जाती है, और जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो उसको एडमिट और कंप्लीट कस्टोडियल केयर में रखना पड़ता है, क्योंकि वो हर किसी पे शक करके या तो खुद सुसाइड करने की कोशिश करते हैं या फिर वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर सकते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा एंग्शियस भी रहते हैं वो कि कुछ हो रहा है जो मेरे अगेंस्ट हो रहा है। So these were few diseases that I talked about, and out of interest you can read more on that. There are a lot of literature available on internet and there are number of books. आपके course content में भी काफ़ी कुछ दिया होगा इस बारे में, but I am talking more towards the practical work. तो इसमें भी हम लोग फिर कुछ टूल्स वगैरह इस्तेमाल करके भी we see like EPQ है, उसके अंदर न्यूरोटिक पर्सनालिटी को जज करने का, इस तरह से काफ़ी टूल्स अवेलेबल हैं जिसमें कि हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये सिम्टम्स ज़्यादा किस तरफ हैं, एंड देन अ साइकेट्रिक हेल्प इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड एट टाइम्स।